हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू खुंगा एकेडमी। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे मैं आप लोगों को ना लगातार कल यानी कि 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट से लेके आज आपके फर्स्ट शिफ्ट यानी 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट तक के मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि इन जनरल हम लोगों को जहाँ कहीं से भी, बिकॉज ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें हमें जहाँ तक है 35 से 40 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट से मिल पाए हैं। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपके जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है क्वेश्चंस की, अगेन ये आपकी सारी शिफ्ट्स में ऐसा कंसिडर किया गया है कि आपके लेवल जो आपके कल मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी और आपके जो शाम की शिफ्ट थी वो थोड़ी सी इजी थी, बट जो सेकंड शिफ्ट थी वो आपकी टफ थी। आज वाले भी कुछ क्वेश्चंस थे, अगेन वही रह रहा है कि आपकी जो स्टैटिक जीके है वो तो आपकी बहुत ज़्यादा इजी जा रही है, नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ यस इजी टू मॉडरेट लेवल की है। बट अपार्ट फ्रॉम इट आपकी जो करंट अफेयर्स वाले जो जीके या फिर जो आपके आई मीन करंट अफेयर्स जो आपके 1-2 साल पुराना वाला है, ये आपका बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बट यस मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे आपका आ जा रहा है। तो इन सब में फर्स्ट थिंग, अगर आप लोगों ने आपके 30 to 35 अटेम्प्ट किए हैं और ये आपके ऑलमोस्ट आप लोगों के कहीं पे भी सही आ रहे हैं, देन ट्रस्ट मी। और अगर आप लोगों का रीजनिंग और मैथ्स इसमें अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जो मतलब 90+% की स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप लोगों ने किया और एफिशिएंसी भी वही रही है, देन ट्रस्ट में आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बट हाँ, यहाँ पे जो एक आइडल स्कोर है जो आप लोगों का होना चाहिए वो आपका 30 to 35 होना चाहिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर हम लोग एक काम करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। और ये आपके 3 शिफ्ट की लगातार एक पीडीएफ है, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर रहेगी और फ़ायदेमंद रहेगी जो आपके जिनका भी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम यहाँ पे समवेयर आपके 40-50 क्वेश्चंस करके ऐसे डिस्कस कर लेंगे और फटाफट हम लोग चलेंगे सारे क्वेश्चंस पे। इससे बस आपको एक ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है आज भी। और आपके कल के जो 2 शिफ्ट्स थी इन सब में आपका 42nd अमेंडमेंट पॉलिटी से आपके आर्टिकल्स, आपके डीपीएसपी, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि आर्टिकल 51A तक आपका पूछ ही लिया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। ओके, सो जैसे अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस, क्या नाम है ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा, ये आपका 5 ईयर प्लान की बात चल रही है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आपके 5 ईयर प्लानिंग या पंचवर्षीय योजना के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसका बेसिकली वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, पर जो हमें बच्चों ने बताया है तो वो यही था कि आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपके किसी भी आपके देश के बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब वहाँ पे आपके ऑप्शन थे कि आपके कृषि कृषि यानी कि आपके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर इसके साथ साथ आपके दूसरे ऑप्शन थे फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो आपके वित्तीय समावेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य था आपके पंचवर्षीय योजना का, वो सिर्फ आपकी कृषि से रिलेटेड नहीं था, सिर्फ आपके वित्तीय नहीं था, वित्तीय आपके 12वें फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, तो ये आपका मात्र क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड नहीं था, बल्कि एक आपके हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये आपका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके इंडिया का, उसको डेवलप करने के लिए था। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया। कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि आपके ये पूछ लिया जाए कि भाई आपके पहला प्लानिंग कमीशन, जैसे कि हमने कल देखा था फर्स्ट शिफ्ट में कि आपके पहला प्लानिंग कमीशन पूछ लिया था, पहला या दूसरा आपका प्लानिंग कमीशन पूछा गया था, सॉरी 5 ईयर प्लान पूछा गया था। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा सीधा भाई आपसे ये आर्टिकल पूछ लिया गया, आर्टिकल 44, और हमने इसको कई बार क्लास में डिस्कस किया है जो भी पॉलिटी पढ़े हैं कि भाई 44 को आप लोग चाहे तो ऐसे कर लो, या फिर आप इसको क्या नाम है इस तरीके से लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे इसको यू कर दो तो ये आपका यूसीसी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि ये आपके सामान्य सिविल संहिता यानी कि जिसको आपके क्या बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपके उससे रिलेटेड है। आप लोग चाहो तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो अगर मैंने कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा बता दिया हो, या फिर आप चुपचाप बस इसके जो आंसर्स हैं आप उनको डायरेक्ट उनकी स्क्रीनशॉट लेते चलो और उसको बस फटाफट अपना रिवाइज करते रहो। यही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जो यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उन लोगों के पास इसकी आपकी वर्ड फॉर्मेट पहुँच चुकी होगी किसी न किसी माध्यम से, या फिर आपके पास इसके प्रिंट आउट्स अभी तक पहुँच चुके होंगे। ओके, सो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द वेलफेयर स्टेट। भाई ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कई बार, मतलब अगेन डीपीएसपी तो इन्होंने ऐसे कई बार पूछा है। ठीक है, तो
विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द वेलफेयर स्टेट, यानी कि आपके, अच्छा ये है आपके आर्टिकल 39A। यही वो आर्टिकल है 39A जिसके लिए आपके इंदिरा गांधी जी ने एक संविधान में संशोधन किया था, और ये बोला था कि यही वो आर्टिकल है, अगर जब भी बात आएगी वेलफेयर ऑफ स्टेट की तो उस चीज़ के लिए हम आपके डीपीएसपी को ऊपर मान लेंगे फंडामेंटल राइट से। सिर्फ और सिर्फ यही एक आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, जिसके लिए आपके इंदिरा गांधी जी ने ये बोला था कि इस आर्टिकल के लिए, वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, हम फंडामेंटल राइट से ऊपर डीपीएसपी को रखेंगे। और इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे केशवानंदा भारती केस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज़, जिस दिन आपके सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था, जो हमारे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनका जिस दिन जन्म हुआ था यानी कि 23 अप्रैल 1973, उस दिन आपकी ये यानी कि 50 साल एक चीज़ हो चुके हैं, आपके केशवानंदा भारती केस वर्सेस, यानी कि स्टेट केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये आपके केस का नाम था। सबसे बड़ी अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि कौन सी बेंच आपकी बनी है, तो वो इसमें आपके 11 जजेस की बेंच बनी थी, और उन्होंने जो आपके फैसला सुनाया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो वो था आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग 39A के साथ साथ और आपके यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि आपके इसमें हम लोग देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल रूप कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस का नाम क्या था, तो इसका नाम था केशवानंदा भारती। पूरा केस का नाम था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये मुझे आपको पढ़ाना था आज, इसलिए मैंने सोचा कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको रिलेट करके आपको बता दूं। तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें रखा गया था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इसमें रखा गया था, और यहाँ पे सबसे लंबी आपकी बेंच बनी थी जो कि आपके 11 जजेस की बेंच थी। ठीक है, 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की आज तक की बेंच बनी है। एक करोड़ का आपका प्रश्न भी आया था एक केबीसी में, कभी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी आज तक की, सॉरी 13, 11 बोल रहा हूँ मैं बार बार, 13 जजेस की आपकी ये बेंच थी, 13 जजेस। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेंच थी, और इसने जो आपके रूल दिया था आज तक, आपके जैसे गोलकनाथ केस या फिर आपके जो भी उससे पहले के जितने भी केस आए थे, गोपाल मठ केस, गोलकनाथ केस, इन सब में आपके बताया जा रहा था कि भैया एक जो आपकी जो कभी बोला जाता था फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं, कभी कहा जाता था डीपीएसपी बड़ा है। यहाँ पे बोला गया कि नहीं, आपके फंडामेंटल राइट्स और आपके डीपीएसपी में आपका क्या चलेगा, जैसे कि बुद्ध की नीति है यानी मध्यम मार्ग की, वो हमें यहाँ पे लेके चलनी है। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ जगह पे वो आपके ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और कुछ कुछ जगह पे आपके डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी। डीपीएसपी अगर जब आपके स्टेट यानी कि जो आपका राज्य है या आपके केंद्र, पूरी सरकार, जिस समय वो अगर फंडामेंटल राइट्स मतलब डीपीएसपी से आपका ये बोला गया है कि आपके जो राज्य हैं ये सॉरी, तो जो आपका डीपीएसपी है, अगर आपका राज्य, आपका जो स्टेट है, जब पावरफुल हो जाता है फाइनेंशियल रूप से, तो उसको फंडामेंटल राइट्स में हम लोग कोशिश करेंगे रखने की। एक चीज़ ये बोली गई थी, और इनमें आपका क्या होना चाहिए, आपका दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो ये आपके केशवानंदा भारती केस में बोला गया था, और इसी के तहत फिर आपके बाद में इंदिरा गांधी जी ने चल के आपके एक संविधान में संशोधन किया था, और ये बोला गया था कि ठीक है हम आपकी बात रखते हैं, लेकिन जो आपका आर्टिकल 39A है, ये आपके ऐसा आर्टिकल है कि जब भी हम लोग वेलफेयर ऑफ स्टेट, जब भी हम लोग राज्य के आपके वेलफेयर की बात करेंगे, तो उस समय हम लोग डीपीएसपी को प्राथमिकता देंगे रेदर देन आपके मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसमें सिखा चुका हूं मैं। आगे चलते हैं, कजरी फोक डांस। ये जो आपका कजरी फोक डांस है, ठीक है, इसका आंसर अगर आपका बिहार है तो बिहार ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, पर अगर आपका बिहार नहीं है तो आप अपने आंसर को यूपी ज़रूर मार्क करके आना। कजरी कजरी मतलब थोड़ा सा अगर आप लॉजिक भी लगाते हैं कि हमारे यहाँ पे काजल, काजल को क्या बोला जाएगा, मतलब बेसिकली यूपी या बिहार में काजल को क्या कहा जाएगा, तो ला का रा हो जाता है, तो यानी कि वो आपका काजल की जगह क्या हो जाएगा, काजर हो जाएगा। और कजरी यानी जो आपकी आंख में लगाई जाती है, तो कजरी इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो विसी से रिलेटेड ये आपके डांस फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी इस बार आप देखिए तो आपके ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, ये जितने भी हैं इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान सब पता होना चाहिए। फर्स्ट एसोसिएशन, ओलंपिक्स ही नहीं फिर पैरा ओलंपिक्स पे भी जाओ, ओलंपिक्स,
पैरा ओलंपिक्स, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट, कहाँ हुई, कैसे बनी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और अगली कहाँ पे होने वाली है। और ओलंपिक्स को सिर्फ आपके समर ओलंपिक्स में ही नहीं रखना है, विंटर ओलंपिक्स में भी आ जाना है। तो यानी कि ये आपके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो कौन थे? तो आपके जमशेद जी JRD टाटा थे। ये आपके 1927 में आपके पहली बार जो इंडिया की तरफ से जो आपके ओलंपिक एसोसिएशन बनती है उसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो आपके पूछा गया PM आवास योजना, ये आपके कब शुरू हुई? तो भाई ये PM आवास योजना आपके 2015 से शुरू हुई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आई मीन वहाँ पे एक्चुअली आपके ना 14, 15, 16, 17 ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, बट आपकी जो डेट थी वो थोड़ी थोड़ी वैरी कर रही थी। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता कि मोदी जी लाए हैं, और जाहिर सी बात है 2014 में अगर आपके PM हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर ये आपके क्या नाम है तुरंत के तुरंत बने होंगे तो इमिडिएटली ला नहीं सकते। यानी कि अगर मई में उनकी सरकार आई है तो 25 जून को इमिडिएटली आपके इतना बड़ा कदम कि आपके PM आवास योजना किया जाए, ये आ नहीं सकता। तो आपका 2014 तो ऐसे कट जाता। 2016-17 में हाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आती, पर चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर जो है आपका 2015 है। अब 2015 था, उसके साथ आपके एग्जैक्ट डेट भी लिखी हुई थी। हो सकता है अगले वाले में आपको डायरेक्ट अगला कोई भी आपके शिफ्ट हो तो वहाँ पे आपके डायरेक्ट या तो आपके ईयर दे दें या से जस्ट आपके डेट्स दे दें, तो आपको इसलिए पूरी डेट है 25 जून 2015। आई होप आप लोगों को याद रहेगी। तीसरा है आपके जनधन जो योजना है, इसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपके खाते खुलवा सकें वो आपके लिए सही रहेगा। इस बार भी आपके मतलब जनधन योजना के साथ आपके एक इंश्योरेंस की भी पॉलिसी थी, उसको भी साथ में दी गई थी आपके। तो जनधन योजना से बेसिकली कुछ नहीं करना था, आपके यहाँ पे जितने ज़्यादा गरीब लोगों के खाते खुलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बैंक्स के पास ज़्यादा डेटा जाएगा। जब ज़्यादा डेटा जाएगा तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT, हम सरकार क्या कर सकती है, बीच में से सारे बिचौलियों को कट करके आपके डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे हर एक चीज़ के लिए। तो आपके उसके लिए सबसे पहले सबका अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए आपके सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए जन धन योजना आपके स्कीम लाई गई। ये आपके 2015 की स्कीम है। ठीक है, अगला है कि भाई आपके मयूर नृत्य, ये मयूर नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये आपके बुंदेलखंडी नृत्य में आता है, बुंदेलखंड, लेकिन ये आपके MP में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसी को आपके और क्या बोलते हैं? तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया था यानी कि राई डांस, तो इसी को आपके राई नृत्य, राई डांस बोला जाता है। ये आपके बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंडी जगह पे आपके ये MP में है। बुंदेलखंड जगह का नाम है, बुंदेलखंडी ये आपका नृत्य है, और ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे भाई हम लोग फटाफट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। तो अब आपके गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देख लेते हैं। तो भाई मैंने आपको यहाँ क्लास में कई बार आपको ये ट्रिब्यूटरीज को करा रखा है कि हमें देखना कैसे, पहली चीज़ गंगा की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें या किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मान लो जैसे अगर आपकी गंगा जा रही है, ये इस तरीके से आपकी गंगा जाती है, गंगा की डायरेक्शन किसी भी नदी की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, उस पे से अपना लेट्स से आपका लेफ्ट हैंड है तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, और राइट हैंड आपके ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जब आपका राइट हैंड ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है तो जितनी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? तो ये सब आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी? राइट बैंक, दक्षिण हाथ की या दाहिने हाथ की, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी? ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। और यहाँ वाली जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हो जाएंगी? ये सब आपकी हो जाएंगी बाएं हाथ की। तो हम लोगों को अगर इसको याद करना है तो आप सारी ट्रिब्यूटरीज को फटाफट याद कर सकते हो कि जैसे रिलायंस 3G के मालिक, ये आपकी ट्रिक मैंने बता रखी थी। ठीक है, रिलायंस R से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? रिलायंस 3G के मालिक फिर से। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रामगंगा। 3G में आपके भाई लिख लेना फटाफट सारी की सारी, गोमती हो जाएगी, घाघर हो जाएगी, और आपके गंडक हो जाएगी। ठीक है, तो घाघर, गंडक और गोमती ये आपकी हो जाएंगी। के से आपकी जो नदी आएगी जिसको आपके बिहार का शोक भी बोला जाता है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी कोसी। और मालिक में आपका M आता है, और यहाँ से आपकी जो नदी हो जाएगी वो महानंदा होगी। ठीक है, महानंदा, महानदी नहीं, महानंदा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम लोग राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करें जो इस हाथ की है, दक्षिण हाथ की है, ये आपकी 3 ही नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे 3 नदियाँ हैं। ये वाली जो नदी आपकी यहाँ से जो जा रही है, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यशोदा, श्री कृष्ण की माँ का नाम था, क्या था? यशोदा। या से आपकी हो जाएंगी कौन? यमुना। सो से आपकी हो जाएंगी सोन, और DA से हो जाएगी आपकी क्या? दामोदर। दामोदर बच्चों आपके डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, आपकी एक नदी में आके मिलती है। इस नदी का नाम आपकी क्या है? ये है आपकी हुगली। और हुगली कैसी नदी है? तो ये आपके गंगा की विभाजक या डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक,
तो विभाजक नदियों में आपकी कौन सी आ जाएगी, आपकी हुगली आ जाएगी। फटाफट आपको बस ये रिवाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपके जो वहाँ पे ऑप्शंस थे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे थे, तो आपका जो सही ऑप्शन था वो क्या था, आपका यमुना, राइट बैंक, दक्षिण हाथ की ट्रिब्यूटरी है। मैं इसलिए इसको करा दे रहा हूँ सो दैट कि आपको आगे जाके अगर मतलब मान लो अगले कल की कोई शिफ्ट होती है तो उन सब में आपके अगर क्वेश्चंस आए तो आप उसको डायरेक्टली कर सको। ये हमने क्लास में यहाँ पे कई बार इसको डिस्कस कर रखा है कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई। तो आरबीआई आपका 1935 में स्टैब्लिश होती है और ये आपका आरबीआई एक्ट 1934 के बाद आती है। इसी के अगला आपका जो एक्ट आता है उस एक्ट का नाम था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और इसमें आपके सारे के सारे प्रावधान लिखे हुए थे। ये मैंने आपको इसके साथ कहानी भी बताई थी कि आपकी जो ग्रेट रिसेशन की आपके अमेरिका की कहानी थी वो सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, और फिर ताकि आपके यहाँ पे कोई आपके बैंक्स वगैरह पे नियंत्रण रख सके, इसलिए आपके ब्रिटिश सरकार क्या लाई थी, तो आपके आरबीआई के एक्ट को लाई थी, ठीक है। आरबीआई एक्ट से ही आपका 1900 मतलब आपका आरबीआई एक्ट बना और फिर उससे आपके 1935 में आरबीआई बनी, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आगे चल के आपके आरबीआई के बाद अभी आपके सेबी पूछा गया है। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है कि सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनको आपको जरूर देखना है कि कौन कौन से एक्ट्स आई थी। मैं यहाँ पे लिस्ट बना दे रहा हूँ उन रेगुलेटरी बॉडीज की, और आप आशा करता हूँ कि उन सबको लिख लोगे। तो पहला ऑब्वियसली आपको आरबीआई पता चल ही चुका है, दूसरा सेबी आ चुका है आपके क्वेश्चन में, तो तीसरा आपका धर्म हो जाता है कि आप चुपचाप नाबार्ड को पढ़ लो, ठीक है, इसको पढ़ के जाना। चौथा आपका हो जाएगा आप इसमें ईपीएफओ एंड ईएसआईसी, इन दोनों रेगुलेटरी बॉडीज को भी जरूर देख के जाना, ठीक है। बस इतना आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते भाई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये न जाने कितनी बार आपके क्लास में, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब आप अगर यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो आपको लगातार ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तो ये आपकी किसके बीच में होती है, आपके मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को हटा के आपके मुगल्स आए थे, और ये आपके इब्राहिम लोधी जो आपका लास्ट सल्तनत थी, ठीक है, मतलब जो लास्ट रूलर था आपके दिल्ली सल्तनत का, उसके बीच में और आपके बाबर के बीच में होती है। 1526 में होती है, यहाँ पे बाबर जीत जाता है, और फिर आपके बाबर 1526 से 4 साल के लिए यानी 1530 तक आपके वो राज करेगा। फिर उसके बाद भाजसा, इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी हमारे पास जो सेंटर में जो पार्टी है उसका नाम है भाजपा, और मुगल्स की जो पार्टी थी उस समय उनका नाम था भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब से रिलेटेड भाई इस बार आपके क्वेश्चन आ गए, जिंदा पीर किसे कहते हैं। तो जिंदा पीर किसे बोला जाता है, वो आपके औरंगजेब को बोला जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ रखा है, ये किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। थोड़ा सा बैक करके, सॉरी अगर मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी अभी रब हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा सा बैक करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। हम लोग फटाफट आगे चलते हैं। 1526 से 1530, फिर भाई आपका क्या है, तो ईयर ऑफ पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट से रिलेटेड जो भी आपका ईयर है, ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि आपके दरअसल इसी आपके 1931 में आपके क्या होती है, तो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यहाँ पे ये 32 की बात चल रही है, यानी कि आपके सेकंड आरटीसी, जिसको मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बोल रहा हूँ, फटाफट टाइम कम है इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आप लोग समझ लेना, दिसंबर 1931 में आपका होता है। फिर उसके बाद वहाँ से ये सम्मेलन भी आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, और इसीलिए फिर आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ से गांधी जी वगैरह जब वापस आते हैं तो इनको मैकडॉनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो उस समय के जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमसे मैकडॉनल्ड, रैमसे मैकडॉनल्ड, खाने वाले लेकिन ये देश खा गए थे, ठीक है, मैकडॉनल्ड, तो इन द्वारा भाई साहब आपके कम्युनल अवार्ड दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड को इसलिए कभी कभार मैकडॉनल्ड अवार्ड भी बोल देते हैं। कल को अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कब आया था, तो जाहिर सी बात है 1932 में आएगा। इसमें कर क्या दिया गया कि भैया अभी तक तो हिंदू मुस्लिम को तो बांटा ही गया था, ठीक है, हिंदू बांट दिया गया, मुस्लिम बांट दिया गया, ये सबसे मज़ा नहीं आ रहा, क्रिश्चियंस बांट दिया गया था। तो भाई अब जब इन सबसे मज़ा नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे सिख को भी बांट देते हैं, एक काम करते हैं ना, औरतों को भी बांट देते हैं, थोड़ा सा और मजे लेने के लिए SC एंड ST को भी बांट देते हैं। और जैसे ही जब इनको बांटा जाएगा आपके, तभी आपके गांधी जी क्या करेंगे, ये आपके अमरण अनशन पे पहुंच जाएंगे, आपके कहाँ, येरवाड़ा जेल में। क्योंकि आपके गांधी जी जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आते हैं, जनवरी में पहुंचते हैं, लेकिन ये आपका सम्मेलन सही नहीं चला था। तो उस समय आपका CDM चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 तक ये आपका चल रहा था, और इसीलिए आपके गांधी जी जैसे ही पहुंचते हैं उनको आपके जेल में डाल दिया जाता है। किस जेल में डाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। आपके संजू जो मूवी बनी है उसमें भी जो संजय दत्त है वो भी इसी जेल में थे, येरवाड़ा जेल।
और आपके कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। तो पुणे में आपके हो जाता है, यहाँ पे ईयर ऑफ पूना पैक्ट जो है वो आपसे पूछा गया, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 24 सितंबर 1932 को आपके होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो खैर अब आपके गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, आपके आमरण अनशन पे पहुंच जाएंगे। जैसे आमरण अनशन पे पहुंच जाएंगे, इसीलिए इनको भीमराव अम्बेडकर ने बोला भी था कि आप कुछ नहीं, ये आप अपना बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आप एक तरीके से जैसे मेंटली टॉर्चर करते हैं, आप इमोशनल, मतलब इसको पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहा जाता है, टॉर्चर नहीं बोलेंगे बट यस इसको आपके पॉलिटिकल ब्लैकमेल कहेंगे। और गांधी जी को इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने यही बोला था कि ये आप कुछ नहीं, आप एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, आम जनताओं को या फिर सभी को। और गांधी जी का ये मानना था कि भाई अगर आपके SC ST को भी बांट दिया गया तो फिर आप कितने टुकड़ों में बांटोगे बताओ। और ये बांटा जाएगा अगर अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में अगर आपके बांट दिया जाएगा तो फिर एक कैसे होगा। रैदर देन हम क्या करते हैं, हम इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इनको हिंदुइज्म में ही रहने दो, अगर हिंदू में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पर छोड़ो ना वो सब कहानियाँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। आप लोगों के लिए बस ये वाला जेल काम का है, पुणे पॉलिटिकल ब्लैकमेल, जो कि आपके भीमराव अंबेडकर, तो आपके किसके बीच में साइन होता है, तो आपके भीमराव रामजी अंबेडकर के बीच में और आपके गांधी जी के बीच में साइन होता है। क्योंकि गांधी जी तो भाई जेल में थे, तो आपके गांधी जी के साथ कौन थे, तो उनका नाम था आपके मदन मोहन मालवीय। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन गांधी जी की तरफ से किसने साइन किया था, वो मदन मोहन मालवीय थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय फ्रॉम गांधी जी के बिहाफ पे, ठीक। आई होप अब इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मैं सच बचा होगा जो कि आप लोग ना बता पाओ। गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, पॉलिटिकल ब्लैकमेल बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने। और आपके सीडीएम 1930 से 32 तक में हुआ था, सीडीएम यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अब ये भाई आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो आपके एशियन गेम्स थे वो आपके सबसे पहली बार कब हुए थे, ठीक है। फर्स्ट, इसके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो फर्स्ट होस्टिंग ऑफ द एशियन गेम्स इन विच ईयर। तो इंडिया की तरफ से बच्चे जो मेजबानी की गई थी वो आपके 1951 में की गई थी। तो आपके एक ही बार 1951 में की गई है, ठीक है, और दूसरी बार एक और बार की गई है एशियन गेम्स की। तो वो कब की गई है, तो वो आपके 1982 में की गई है। तो 1951 1982 जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला आ जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स। तो एक ही बार जस्ट हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को भी आपके मेजबानी की है, और वो मात्र आपके 2010 में की गई है। आप लोगों को पता भी होगा, जो भी इससे रिलेटेड अगर पढ़े होंगे, तो हमने मात्र कॉमनवेल्थ गेम्स की एक ही बार मेजबानी की है, वो है आपके 2010 में। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग फटाफट रिवाइज कर सको। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर्स अपार्ट इज द फीफा वर्ल्ड कप। जो भाई जिसको आपके वर्ल्ड कप पता होगा, जैसे आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है वैसे ही आपका फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप को आपके फीफा बोला जाता है, और जो फीफा वर्ल्ड कप है ये आपके हर 4 साल में आता है। यहाँ से अब आप लोगों के जो अगली शिफ्ट है उनको क्या क्या पता होना चाहिए कि पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप है किसने जीता, कहाँ हुआ, और अगला वर्ल्ड कप आपका कहाँ होगा, ठीक है। तो भूत भविष्य वर्तमान आपको सब पता होना चाहिए। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। अगला हाउ मैनी पार्ट्स। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा नहीं आपको इससे सपना आ जाना चाहिए था, बट ये आपका ये हो जाता है कि थोड़ा सा शुरुआत कि फर्स्ट कहाँ हुआ, अभी रिसेंटली कहाँ हुआ, और अगला कहाँ होगा, ये पता होना चाहिए। हाउ मैनी पार्ट्स वॉज धोलावीरा डिवाइडेड इनटू। मात्र एक आपके सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही शहर है धोलावीरा, जो कि आपके 3 पार्ट्स में था। बाकी सारे के सारे जो आपके जितने भी थे वहाँ पे जो भी आपको मिले, लोथल हो गया या फिर आपके हड़प्पा हो गया, ठीक है, जितने भी जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में और शहर मिले थे उन सबको आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में। एक आपका ऊंचा भाग था और एक आपका नीचा भाग था। नीचे भाग में जो आपकी आम प्रजा होती थी वो रहती थी, और आपके ऊपर भाग में कौन रहा करते थे, जो वहाँ पे जो उच्च क्लास के लोग थे वो आपके रहा करते थे, ठीक है। Who will administer the oath to the governor in absence of the chief justice of high court। तो भाई ये आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि आपके पॉलिटी की क्लास में रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने भी मुझसे यही चीज़ पूछा था कि व्हाट इफ सर, अगर आपके गवर्नर को ओथ देने के लिए चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के वही ना प्रेजेंट हो, फिर क्या करें। तो मैंने कहा भाई अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ के सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो यानी कि जो अन्य जो आपके, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, फटाफट लिख लेते राइट, प्रेसिडेंट, और यहां लिख लेते हैं गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, प्रेसिडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। घटिया राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाएगा, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन दिलाएगा, तो आपके ये
क्या नाम है, जो आपका हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस दिलाएंगे, यानी कि इनके मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये एब्सेंट हो जाते हैं तो यहाँ के सीनियर मोस्ट जज, ऐसे लिख देते हैं, सीनियर मोस्ट जज दिलाएंगे। और अगर भाई ये आपके एब्सेंट हो जाते हैं तो यहाँ के सीनियर मोस्ट जज या वरिष्ठ, जो सबसे वरिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या सर्ववरिष्ठ कह सकते हैं हम लोग, सबसे वरिष्ठ, ठीक है। तो ये जो आपके सबसे वरिष्ठ जज होंगे, वो आपके न्यायाधीश होंगे, वो आपके क्या करेंगे, इनको ओथ दिलाएंगे। ओथ दिलाना मतलब शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द सनातनी मूवमेंट स्टार्टेड। तो भाई ये आपके ना एक सनातनी मूवमेंट, सनातनी नहीं, सतनामी मूवमेंट था। तो जो सतनामी मूवमेंट था, एक आपके घासीदास करके एक आपके भक्त कवि हुआ करते थे, मतलब वो भक्त कवि थे प्लस आपके, बट आप लोगों के लिए भक्त कवि नहीं, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट कि आपके लीडर थे, ठीक है। 1820 में आपका सतनामी मूवमेंट था और वो आपके घासीदास ने किया था, भक्त कवि नहीं थे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। नाउ ये आपके क्वेश्चन आया था कि विच इज द लार्जेस्ट प्लांट। अब भाई ऑब्वियसली जो उसमें ऑप्शन दिया होगा वही हमारे पास होगा, बट जो हमें मिल पाया वो यही मिल पाया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि आपके जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, या फिर अगर आप लोगों ने बचपन में कभी निकाला होगा, तो आपके ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है वो आपके 16 ग्राम होता है। अगर एक सिंगल एटम की बात करें तो 16 ग्राम पर मोल होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर O3 है तो यानी मैं इसको क्या कर दूं, O3 के लिए मैं इसको कुछ नहीं 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 48 ग्राम पर मोल ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ऑलराइट, विच टू स्टेट्स हैव द हाइएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस। यस, तो अब आपके सेंसस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को सेंसस के देखो सारे फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, पर टाइम अगर कम है, क्वेश्चन एक आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि अपने स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो। सेंसस से हाँ पूछे जा रहे हैं, तो क्या हमें सब कुछ सेंसस का घोट के पी जाना है? जवाब है नहीं। हमें क्या करना है, हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेनी है। जैसे साक्षरता दर अगर पूछी जा रही है वो देख लो, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूछी जा रही है वो देख लो, टॉप फाइव सबके आप देख लो। जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन से आपके 20 चीज़ें आपको याद करनी पड़ जाएंगी। टॉप 5 आपके साक्षरता दर, टॉप 5 आपके लिंगानुपात, टॉप 5 आपके पॉपुलेशन, और टॉप 5 अगर आपके यूटीज की हम लोग बात कर लें तो बस देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन पूछी जा रही है, तो भाई देखो वहाँ पे आपके महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल आपके ऑप्शन में था, लेकिन आपको सभी को पता है कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है तो आपके यूपी है। समवेयर 25 से 30 करोड़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं यूपी में, फिर अब आपके महाराष्ट्र आ जाएगी, देन बिहार, और फिर आपके वेस्ट बंगाल आ जाएगी। तो ये आपके टॉप 4 हैं, टॉप 4 भी आप याद कर लो, बहुत है। ये आपका अगला है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके बस इतना ही पूछा था, उसके आगे का ये है, और मैं उसे लेके रहूंगा। तो ये आपके उस समय के सबसे क्रांतिकारी जो नेता थे, जो आपके गरम दल के नेतृत्व भी कर रहे थे, वो कौन थे? लाल बाल पाल। आज की मैं रिवीजन क्लास में बता भी रहा था बच्चों को कि दरअसल आपके लाल बाल पाल तो थे गरम दल में, लेकिन लाल बाल पाल के साथ आपके चौथे जो सदस्य थे उनका नाम था श्री औरोबिंदो घोष। तो कभी अगर आप लोगों से पूछ लें और उसमें से आपके ये दिया हो कि इनमें से कौन सा नेता गरम दल से जुड़ा हुआ नहीं है, और ऑप्शन में अगर मान लो आपको दे दें लाल बाल पाल, यानी कि आपको दे दिया जाए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक ना देके लेट्स से कोई और एग्जांपल दे दी जाए, मान लो कि आपको उस समय पे जो नरम दल में थे उनमें से एक का नाम दे दिया जाए, जैसे SN बैनर्जी का नाम दे दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो वो आपके नरम दल के नेता होंगे SN बैनर्जी, लेकिन औरोबिंदो घोष आपके क्या हो जाएंगे? गरम दल के नेता हो जाएंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेना। अब अगला क्या है कि भैया आपके अगला ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं? तो आप लोगों से पिछला पूछा गया हो, अभी का पूछा गया हो, जो हाल फिलहाल में होते टोक्यो में, या अगला पूछा गया हो, तो भैया अगला आपका पेरिस है, उससे पहले वाला टोक्यो था 2020 का, जो 2021 में हुआ था, और 2016 2012 आपके लंदन में हुआ था, 2016 का रियो में हुआ था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैब्रा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लैब्रा ऑब्वियसली आपके सिर्फ कुत्तों की ब्रीड नहीं है, एक आपकी सी भी है जिसका नाम है लैब्राडोर सी। कहाँ पे पड़ती है? कनाडा में, ठीक है। कनाडा के बॉर्डर पे आपके लैब्राडोर सी है। हालांकि वापस आते ज्योग्राफी से कल को पूछ ले तो बता देना। ये आपके लैब्रा है। लैब्रा एक टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? ये आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड एक टर्म है। अगला आ जाएगा कि इसमें से आपके पूछी गई थी कि आपके राबी
इसमें से राबी फसलें कौन सी है? तो राबी की फसलें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे आपके चना है, चिकपी, ये आपकी राबी की फसल है, ठीक है। तो वो फसलें जिनकी आपकी जो कटाई है या फिर जिनकी जो बुआई है वो आपकी नवंबर दिसंबर के महीने में होती है, और आपकी जो इनकी कटाई है वो आपके मार्च और अप्रैल में हो जाती है। राबी यानी सूर्य के टाइम पे इनकी कटाई होती है, जब गर्मी चल रही होती है तब कटाई होती है। तो कौन कौन से हैं? तो भाई अब ऑब्वियसली आपको कोई ऑप्शन में गेहूं तो देगा नहीं, गेहूं तो बहुत पुराना हो गया। आपको क्या दे दिया जाएगा? चिकपी दे दिया जाएगा, यानी कि चना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर भरतनाट्यम? इस बार भाई आपसे पद्मश्री से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को मतलब वन लाइनर हैं, इनको आपको रटना ही रटना है। जो भी कोई है एक बार ज़रूर देख के जाना। आई विल सजेस्ट यू, देखो एक बार आप पढ़ लोगे, उसको पढ़ने के बाद उसको 2 से 3 बार पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगना है, पर ट्रस्ट मी 3 बार 3 मिनट पढ़ लो, 9 मिनट का वो रिविजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस दे जाएगा। तो हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर भरतनाट्यम? तो ये आपके इनका जो ऑप्शन है वो है आर मुथु कन्मल, ठीक है। ये इनको आपके मिला था भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम, कल क्वेश्चन आएगा कि भरतनाट्यम आपके कहाँ का नृत्य है? तो ये आपके तमिलनाडु का नृत्य है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन डिड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सी? अब आपसे जनधन पूछा, गरीब कल्याण पूछ लिया, तो भाई गरीब कल्याण योजना कब आई थी? गरीब कल्याण योजना के लिए प्रधानमंत्री ने यह बोला कि भाई देखो मैं एक योजना चला रहा हूं, अगर आप में से कोई नहीं घोषित करना चाह रहा है कि उसके पास कितना काला धन है, तो आपको पता है मैंने 8 नवंबर 2016 को क्या कर दिया है? नोटबंदी कर दी है। अब उसके बाद जो भी अगर आप में से काला धन अपना देना चाहता है, मैं एक योजना चला रहा हूं, आप सीधा इसमें डाल दो, 50% हम लेंगे और 50% आपको एज अ वाइट वो दे दिया जाएगा। और ये सारा कहाँ यूज होगा? तो आपका ये गरीब कल्याण योजना में यूज होगा। तो जब ये किया गया, काफी अमाउंट रिसीव भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इतना ज्यादा हाई लेवल पे विमुद्रीकरण कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कब हुआ? तो अगर वो आपके 8 नवंबर 2016 को आपके विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन आया है, तो जाहिर सी बात है आपका कब हो जाएगा? गरीब कल्याण योजना आपके 2016 में शुरू होगी, ठीक है। अब आ जाता है कि भाई मैटरनिटी असिस्टेंस जो है वो आपकी कहाँ मेंशन है? ये सिर्फ और सिर्फ देखो, कभी भी डीपीएसपी है क्या? राज्य के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां, वो आपके जब हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल लेवल पे देखेंगे, राइट। और जब ओवरऑल लेवल पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम जब भी ओवरऑल विकास की बात होगी, सतत विकास की जिसको बोला जाता है, जब आपकी उसकी बात होगी, सतत तो खैर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, बट यस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल विकास की जब आपकी बात होगी, तो उसमें हम लोग जिस चीज़ को देखेंगे वो हमने कहाँ पे रख रखे हैं? सारे के सारे आर्टिकल्स को वो हमने रख रखे हैं डीपीएसपी में, यानी कि राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में हमने उसको रख रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जैसे अब मान लो कि भाई ऐसा होना चाहिए कि आपका जब आपका देश विकसित हो जाए, तो वहाँ पे जो मात्र हैं, जो आपकी जो माएँ हैं, उनको आपके कुछ ना कुछ हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करें, कुछ ना कुछ हम लोग असिस्टेंस दें, तो आपके कहाँ होगा? तो जाहिर सी बात है डीपीएसपी में होगा। डीपीएसपी आपके किससे आता है? तो आपके आर्टिकल 36 से शुरू हो जाता है, आपके आर्टिकल 51 तक चलता है, सॉरी 37 से शुरू होता है और आपके आर्टिकल 51 तक चलता है, ठीक है। तो वहां पे आपके कोई भी और आर्टिकल लिखा होगा तो आप देख लेना, पर आपके आर्टिकल 42 जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो भाई जहाँ कहीं भी हम वर्क करें वहाँ पे ऐसे थोड़ी सी इंसानों वाली मतलब होनी चाहिए, जो वर्क कंडीशन है इंसानों वाली होनी चाहिए। पहले की तरह क्या होता था कि भाई कोई आपका टॉयलेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, बैठने की जगह नहीं होती थी, ठीक है। तो आपके ह्यूमन वर्क कंडीशंस होनी चाहिए, और क्या मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। इसी के तहत आपका फिर क्या बनाया गया? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है आपका, ठीक है। इसमें जिसमें कि आपको 26 हफ्ते की आप छुट्टी ले सकते हैं, जो भी माएँ हैं वो सब 26 हफ्ते की छुट्टी ले सकती हैं। 2 बच्चों के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी है, और अगर यदि आपके तीसरा बच्चा होता है तो आप उसमें 13 दिन की छुट्टी ले सकते हो। कल को क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए भी ये है। हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी? अब भाई मौर्य डायनेस्टी अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई कौन आपके मौर्य डायनेस्टी में, ऑब्वियसली बहुत बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है, हमें मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन आया था ये आया था कि मौर्य डायनेस्टी के जो संस्थापक थे उन्होंने किसको हराया था। तो आप लोगों ने रील्स, अगर जाहिर सी बातें देखते ही होगे, इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, उन सब में आपके कभी कभार जो चाणक्य हैं कि शिक्षक किसी के अधीन नहीं होता है, ऐसे करके आपके चाणक्य के एक पूरा डायलॉग है, अगर आप उसे देखोगे तो वो आपके बेसिकली लास्ट में बोलते क्या है, किसे हैं कि घनानंद शिक्षक किसी के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तो गुस्से में जिसको डांटते हो घनानंद ही था। पोरस आ जाता, सॉरी पोरस नहीं, अलेक्जेंडर आ जाता है, लेकिन घनानंद अपनी मस्ती में रहते हैं, तो फिर उनको हराने की बात चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि कौन मौर्य डायनेस्टी को जब स्थापित किया तो किसको हरा के किया? तो आपके बाय ओवरथ्रोइंग घनानंद। कब? 322 ईसा पूर्व में आपके घनानंद को हटा के किसकी स्थापना होती है? मौर्य वंश की होती है। शुरुआत एक बार देख लेते, बिकॉज हम लोग कल देख लिए थे कि आपके हर्यंक वंश पूछा गया था कि सबसे पहला राजा कौन था, तो बिंबिसार थे जिन्होंने आपके हर्यंक वंश को बनाया, ठीक है।
टाइम पीरियड कब से था? 544 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व। दूसरा था आपका शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर ही आपके शिशुनाग थे। फिर उनको हटा के आपके कौन आते हैं? तो भाई उनको हटा के आपके नंदा आते हैं। जो नंदा है या नंद वंश है, नंद वंश में आपके इनके फाउंडर कौन है? तो आपके महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ये आपके 345 से आपके 322 तक थी। फिर 322 में इनको हटा के कौन आ जाता है? घनानंद को हटा के आपके आ जाते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक और डायनेस्टी थी, उसका नाम था, ये अब चंद्रगुप्त के बाद ऑब्वियसली आपकी बहुत बाद की डायनेस्टी थी, उग्रसेन डायनेस्टी, कालशोक नाम था इनका। ठीक है। कुछ आपके सोर्सेज बोलते हैं कि उग्रसेन आपके क्या थे? शिशुनाग डायनेस्टी के थे, पर हमें ये सब चीजें नहीं याद करनी है, तो इस वाले पोर्शन को आप स्किप मार सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग फीस्टिंग? तो भाई एक ना एक आपके अनीता देसाई, आपके मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इनको आपके जो हाईएस्ट बुक का प्राइज होता है, जिसको आपके बुकर प्राइज बोला जाता है, ठीक है, तो आपको बुकर प्राइज के लिए इनको ना इसके लिए नॉमिनेट भी किया गया था। ठीक है। तो फास्टिंग फीस्टिंग वो बुक है जिसको अनीता देसाई ने लिखा है। हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे आपसे हेड पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, हेड की जगह ना देखो, ये तो आपके पीएम है, ये तो पता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपसे ये भी चीजें पूछ ली जाती है कि आपके जो, अच्छा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपके राष्ट्रपति और आपके मंत्रिमंडल के बीच का जो, मतलब इन दोनों को जोड़ने का कारक कौन हो, या उन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है। हु इज द इंटरमीडिएट बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड योर प्रेसिडेंट? तो वो भी कौन है? वो आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है? इसको हमने कितनी बार क्वेश्चंस कर रखा है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा परमानेंट हाउस है जिसके पास 2 आर्टिकल्स में स्पेशल पावर है। आर्टिकल 249 जिसके तहत वो आपके स्टेट पे या जो राज्य है, राज्य के लिए वो आपकी नीतियां बना सकता है। और आर्टिकल 312 जिसमें कि वो आपके लिए एक नई ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना कर सकता है। हमारे पास अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस है। एक आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे आईएएस बोलते हैं, एक इंडियन पुलिस सर्विस जिसे आईपीएस बोलते हैं, और एक आपका है भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो वो किसने बनवाया है? ये आपके ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 312 के तहत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास होती है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है और ये कभी भी आपकी स्थगित नहीं हो सकती, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। तो उसमें क्वेश्चंस थे कि भाई कौन सा इसमें से राज्यसभा से रिलेटेड गलत क्वेश्चन है या फिर गलत स्टेटमेंट है। तो मैंने इस बार बताया भी था कि इस बार स्टेटमेंट आपसे खेला जा सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए, तो इस बार आपसे वो स्टेटमेंट थोड़ा सा खेला गया है। तो आपके जो भी राज्यसभा है वो यही थी कि राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है, ये क्वेश्चन था, और ये उसका गलत आंसर यही था कि क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? नहीं। तो ऑब्वियसली उसमें अगर स्टेटमेंट दे रखा है कि राज्यसभा आपकी स्थगित हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? नो। ठीक है। और वही गलत आंसर हो जाएगा। अब भाई ये आपके क्या नाम है, बोला गया कि इसमें से आपका एक मुखौटा नृत्य करके नाम है उसका। ठीक है। तो ये आपके मास्क डांस किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? वो आपके अरुणाचल प्रदेश है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास में भी कराया गया कि भैया एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में आपके कुल 34 गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और आपके किसकी हैं? हिंदुइज्म की हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा गुफाएं आपके हिंदुइज्म की हैं, फिर बौद्ध जन मतलब हिंदू धर्म की हैं, फिर बौद्ध है और फिर आपके जैन धर्म है। व्हाट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? भाई आपसे ये पूछा गया कि आपके जो ब्रिटिश का संविधान है, जो ब्रिटेन का जो संविधान है, उससे हमने क्या चीज़ अडॉप्ट की है? तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमने लिया वो लिया है संसद प्रणाली, वही उसका उत्तर था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। अब ये देखो अगेन आपसे क्या पूछ लिया गया, तो आपसे इग्नियस रॉक्स पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा इग्नियस रॉक्स नहीं है? ग्रेनाइट, बसाल्ट, ग्नीस। अब मान लो जैसे ग्नीस है तो ग्नीस ग्रेनाइट से बना है। ठीक है। तो आपके एंडेसाइट, तो एंडेसाइट, ग्रेनाइट और आपके बसाल्ट, ये आपके क्या हो जाएंगी? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी। ग्रेनाइट, बसाल्ट, इग्नियस, ग्रेनाइट, बसाल्ट, एंडेसाइट, ये आपकी क्या है? इग्नियस या आग्नेय चट्टानें हैं। और उसी के साथ साथ आपके जो बाकी हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, क्लेस्टोन, ग्नीस, और फिर आपके शेल, कोल, डायमंड, ये सब आपकी अलग अलग प्रकार की दूसरी चट्टानें हैं। ठीक है। तो एक बार आप टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानों को जरूर देख लेना। रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन, आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन है शायद मिस हो गया था, मतलब इसमें आपके ये पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। तो भाई पहली चीज़ नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जो भी अगर उसमें स्टेटमेंट दिया होगा तो आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा प्लानिंग कमीशन कब बना? 1951 में बना। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आपके प्लानिंग कमीशन यहाँ पे, हाँ आप लिख लेना, 1951 में बना है आपका प्लानिंग कमीशन। इसके भी अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष थे आपके पीएम। बाद में 2015 में आपके प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और उसकी योजना आयोग को ख़त्म करके क्या बनाया गया, तो भाई आपके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अगेन आपके पीएम हैं। फिर उसके बाद आपके वीपी आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और उसके नीचे आपके कौन आ जाते हैं, सीईओ आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आप लोगों के लिए होमवर्क है। वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ के नाम आपको पता होने चाहिए, पीएम तो आपको पता ही है। तो रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन में यानी कि योजना आयोग में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला आपका 1951 में बना था। अच्छा, एक और चीज़, कल जब हम लोग सुभाष चंद्र बोस पे डिस्कस कर रहे थे तो वो आपके जब 1937 का जो आपका सेशन था यानी हरिपुरा का सेशन, जब वो आपके हरिपुरा अधिवेशन से वो आपके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, कहाँ के, भारतीय या इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जब वो आपके अध्यक्ष बनते हैं तो वो उस टाइम पे एक आपकी कमिटी बनाते हैं, नेशनल प्लानिंग कमिटी, राष्ट्रीय योजना समिति। इसको जब बनाते हैं, इसके वो सबसे पहले जो अध्यक्ष रखते हैं वो किसको रखते हैं, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू को रखते हैं। और ये जो जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं के इस वाले आइडिया को उन्होंने बाद में आज़ादी के बाद 1951 में योजना आयोग के नाम से बनवाया और इसी को आपके क्या किया गया, उसके अध्यक्ष एज अ पीएम खुद रहे और तब से आपके योजना आयोग चला। योजना आयोग जो कि आपके एक टॉप से बॉटम अप्रोच थी, फिर आपके नीति आयोग आया जो कि बॉटम से नीचे से उच्च तक जाती हुई अप्रोच है। अगला आपका पूछा कि झाली नृत्य कहाँ है, तो भैया इसका आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरे जो दो कुछ और जो नृत्य जो आपके हिमाचल प्रदेश के हैं, एक आपका छपेली है और दूसरा झोरा है। ठीक है, फिर आपके क्या हो जाएगा, व्हाट इज भजन सोपोरी रिलेटेड टू। भजन सोपोरी आपसे पूछा गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि ये आपके सूफी ट्रेडिशन, सूफीवाद से रिलेटेड है। ठीक है, भजन है, ऑलराइट, और सोपोरी है। तो आपसे बस डायरेक्ट ये पूछ लिया गया कि कहाँ पे आपके गाया जाता है। विच इज़ नॉट अ माइक्रो फाइनेंस बैंक। भाई माइक्रो फाइनेंस बैंक आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपके पूछ लिया गया कि ये कौन सा है। तो आईडीबीआई की फुल फॉर्म है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली जो आपका बैंक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है आपका। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो जाहिर सी बात है ये आपके क्या हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक बैंक होता है, एक एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंक वो हो जाते हैं जो कि आपके कमर्शियल भी हो सकते हैं और आपके कैसे हो सकते हैं, नॉन कमर्शियल भी हो सकते हैं, पर ये सब आपके लिए बहुत डेप्थ में हो जाएगा, इग्नोर मारो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका वहाँ पे, अच्छा ये बच्चे आपके सेकंड शिफ्ट सारी खत्म हो चुकी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड शिफ्ट जो कल रात की थी उसको देख लेते हैं एक बार। तो 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में अंडर विच आर्टिकल इज द रिट इश्यूड इन द हाई कोर्ट। आपके रिट जो इशू करने की शक्ति है हाई कोर्ट की, कौन से आर्टिकल में, सीधा सीधा आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया, वो आपके 226 है। याद रखना सुप्रीम कोर्ट की, यहीं से याद रख लेना, आर्टिकल 32 है। 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट आपकी इशू कर सकते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की है। जब आपके मौलिक अधिकारों का खंडन होगा तब आपके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। अपार्ट फ्रॉम मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ बाकी किसी भी चीज़ पे आपके रिट हाई कोर्ट इशू करेगा। तो यानी हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है अगर हम लोग रिट की सिर्फ बात करें कि रिट को इशू करने की जो शक्ति है वो आपके हाई कोर्ट के पास है। हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लास्ट में कौन दे, मतलब जो लास्ट उसका इंटरप्रिटेशन कौन निकाल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपके सुप्रीम कोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर अडॉप्टेड। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहां से अडॉप्ट की गई है, तो साउथ अफ्रीका इसका उत्तर है, ठीक है। अगला, जजेस की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो वो आपके कौन से आर्टिकल से होती है, तो वो आपकी होती है आर्टिकल 124 क्लॉज बी से। और इसी के साथ साथ अभी आपके कुल जजेस की संख्या कितनी है, जो आपके अगला क्वेश्चन अभी आपके आगे पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में भाई आपके 33 जज हैं, 2019 में आपके कुल जज 33 हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। कुल न्यायाधीश 33 हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। हाउ मेनी रिजर्व सीट्स आर देयर फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन लोकसभा। तो भाई सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन आप एससी कर लेना, ठीक है, स्केड्यूल कास्ट। ये इसको आप ना स्केड्यूल कास्ट कर लेना, ठीक है, स्केड्यूल कास्ट। तो भाई आपके लोकसभा में कितनी है, तो आंसर है इसका 84। एसटी का भी फिर आपको पता होना चाहिए कि वो आपके कितना है, 47 है, ठीक। इन कंपैरिजन टू 2001 जो आपके हिंदू ग्रोथ रेट आपकी कितनी है, तो
2001 के जो सेंसस हुए थे, सेंसस 2001 जो जनगणना थी, उसमें आपके जो ओवरऑल हिंदू ग्रोथ रेट थी ये आपसे पूछी गई है 2011 में कितनी थी। तो इसका सीधा सीधा उत्तर था 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ था। तो भाई आपके जो हिंदुओं की जो ग्रोथ रेट हुई है वो आपके 20% से हुई है। ठीक है। वेयर इज द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड, तो भाई यहां से आपसे डायरेक्ट तट पूछा गया था, तो वो आपका क्या है, उड़ीसा है। कोणार्क टेम्पल क्या है, तो बच्चे ये आपके सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको आपके ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, ब्लैक पगोड़ा। ऐसे ही एक आपका व्हाइट पगोड़ा भी होता है, वो भी आपका सूर्य मंदिर है, व्हाइट पगोड़ा। और ये आपका कहां पे है, तो जहां पे आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मोढेरा में। ठीक है। तो बच्चे मोढेरा में आपके एक व्हाइट पगोड़ा करके सन टेम्पल एक और है। ठीक। वहीं पे आपकी रानी की वाव भी स्थित है। तो वहां पे जो राजा भीमसेन थे उन्होंने आपके उस व्हाइट टेम्पल को बनवाया है, या व्हाइट पगोड़ा को बनाया, वो भी आपके सन टेम्पल है। और एक आपके कश्मीर में भी है जो कि अब एकदम से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन पिछले से पिछले साल आपके रामनाथ कोविंद जी वहां पे गए थे, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका मारतंड, मारतंड सूर्य मंदिर। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो अब पता कर लेना। तो उत्तर में कश्मीर में ये है, गुजरात मोढेरा गुजरात में आपके पश्चिम में ये है, और आपके पूर्व साइड आपके सन टेम्पल ब्लैक पगोड़ा कहाँ है, उड़ीसा में ये है। ठीक है। तो इस चीज को आपको जरूर रट लेना अच्छे से। कट करने जा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके। अगला, हु इज हरिप्रसाद चौरसिया, ये भाई किससे रिलेटेड है, तो ये आपके बांसुरी से रिलेटेड है। ठीक है, बांसुरी वादक है। अगला आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, सेबी एक्ट कब आया था, तो ये आपके 1982 में 1992 में आया था, और जो सेबी है वो आपकी 1988 में बनी थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। जो मैंने आपको पहले होमवर्क बताया था, नाबार्ड को जरूर देख लेना, ईपीएफओ जरूर देख लेना। व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन अराइव, ये पूछा गया कि भैया आपके क्रिप्स मिशन कब आया, तो वो आपके मार्च 1942 में आया था। ठीक। हु वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आंसर महाराष्ट्र है। ये आपके भाई वन लाइनर है, क्या ही समझाना है। मैन केफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि आपके माई स्ट्रगल, मेरे संघर्ष जीवन के, ये आपके अडोल्फ हिटलर, जो हिटलर है उसने आपके ये लिखी थी। मैन केफ, मेन केम्फ करके नाम है। ठीक है। माई स्ट्रगल। हु रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी थी। यानी कि भाई देखो, आपके इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम पूछे जा रहे हैं, और लीडर्स ने कौन कौन सी बुक लिखी है वो जरूर पूछी जा रही है। तो आपके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी थी, नेल्सन मंडेला, जो कि आपकी दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति बनते हैं बाद में जाके, उनके द्वारा लिखी गई है। द्रोण, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है, और ऑप्शन में कोचेस की जगह वहां पे आपके गुरु दिया हुआ था, तो आप गुरु करके आ जाओगे। ठीक है। साओ जाओ जो डांस फॉर्म है ये कहाँ की है, तो वो आपके गोवा की है। ये लोग ओमार या पिताशे पे ऐसे नाचते हैं। ठीक है। तो गोवा की ये आपकी डांस फॉर्म है। हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2021, ये आप लोगों के लिए बच्चे एक होमवर्क है, इसको जरूर करके आना। 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है, 2022 का कब आना है, खैर अभी 2023 में आएगा तो आपको मिला नहीं होगा, 2022 का ही पूछा गया है। 2022 में 21 का आया होगा तो वो आपसे पूछ लिया गया है, जरूर रटना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। थ्रू विच अमेंडमेंट वॉज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म कल भी मैंने आपको बताया था, SSI, सीनियर सब इंस्पेक्टर से याद रखना। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, जिसको पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। आपके दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सोशलिज्म यानी समाजवाद, और आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी या अखंडन। ये तीन शब्द आपके किससे जुड़े हैं, वो आपके 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़े गए हैं, इंदिरा गांधी जी ने आपके जुड़वाए थे। भाई ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था कि कौन सा हमें सनलाइट या सूर्य के प्रकाश से हमको मिलने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है, ये सभी को पता है। ये आपके विटामिन डी हमारे अंदर आता है, और ये हमारे जो कैल्सिफेरॉल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम के मतलब कैल्शियम को एक्चुअली एक्टिवेट करता है, उससे फिर हमारी जो बोन्स हैं, हमारी बोन्स मजबूत होती है। इससे होने वाली बीमारी का नाम है, अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। ऐसे पैर आपके ऐसे मुड़ जाते हैं, इस शेप में आपके ऐसे पैर मुड़ जाएंगे, और उससे होने वाली बीमारी को रिकेट्स बोलते हैं। कौन सी कंट्री है जो कि पारोत्सेसु, ऐसे मैं जब भी कभी क्लास में आप लोगों को बताता हूं तो बच्चे कौन से फेस्टिवल ऐसे मनाए जाते हैं, या तो आपका तिब्बत होगा या आपका भूटान होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तिब्बत नहीं लिखा होगा, यानी कि चाइना लिखा होता है, पर क्या पूरे चाइना में मनाया जाता है, तो जवाब है नहीं। जब पूरे चाइना में आपके एक भाषा बोली जा रही है मैंड्रिन, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपके पूरे चाइना में नहीं मनाया जाता होगा। तो पारोत्सेसु, दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा, आपके भूटान बचेगा, जो तिब्बत से मिलती जुलती भाषा है वहां की। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अश्वघोष आपके किससे रिलेटेड है, तो ये आपके दरबारी कवि थे, किसके, कनिष्क के।
आपके मृणालिनी साराभाई के बारे में पूछा गया कि ये कौन है। तो बच्चे ये आपके किससे रिलेटेड है? मृणालिनी साराभाई ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। भरतनाट्यम आंसर में था, पर आप लोगों के लिए कुचिपुड़ी भी हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है। अर्थशास्त्र के टर्म्स में इसको परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, यानी $1 में आपके देश में क्या क्या चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। जैसे $1 में बाहर हो सकता है कि मात्र आपकी 2 चॉकलेट्स खरीदी जाती हों 80 रुपये में, और यहाँ पे 80 रुपये में हो सकता है कि आपके 1 लीटर दूध खरीदा जाता हो। ठीक है, वहाँ पे 1 लीटर दूध आपका कितने में खरीदा जा रहा है? मान लो 100 रुपये में, तो मतलब $1 में खरीदा जा रहा है। या फिर वहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि $1.5 में मान लो आपके जो दूध है 120 रुपये में 1 लीटर खरीदा जा रहा है, और यहाँ पे वही दूध हमें कितने में मिल रहा है 1 लीटर? मान लेते हैं कि 60 रुपये में मिल रहा है। तो परचेसिंग पावर क्या हो गई? यहाँ पे $1 में आपको दुगनी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 120 रुपये में मिल रही है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 60 रुपये मिल रही है। तो 2 का रेशियो आ गया। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि पीपीपी आपके किस लिए? परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे फुल फॉर्म ही सीधा सीधा पूछी है। 89वां संशोधन अधिनियम उन्होंने पूछा है, लेकिन एक्चुअली इसका पता नहीं चल पाया कि यार उससे रिलेटेड क्या चीज़ पूछी गई है 89th, और मतलब ऑप्शंस में आपके क्या क्या चीज़ें थी। तो जब ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएगा तब इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म? मैंने कई बार क्लास में बता रखा है कि आपके कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, लिखा जाता था पाली में और बोली जाती थी प्राकृत। प्राकृत यानी प्राकृत का मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में बोला जाता था जो आपकी वहाँ की नेचुरल भाषा चल रही है। सिविल सर्विसेज आपकी प्रशासनिक सेवाओं को कौन से अधिनियम से जोड़ा गया था? उसका नाम है चार्टर एक्ट, या अगर मान लो इंडियन काउंसिल एक्ट भी आप लोगों के लिए बोल दिया जाए तो वो भी आपका वही है। चार्टर एक्ट 1892 से है। कंपाइलेशन ऑफ बुद्धास टीचिंग, आपके बच्चे जो बुद्धा ने जितनी भी चीज़ें, गौतम बुद्ध ने जितनी भी चीज़ें आपकी बोली हैं, उनको कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछा था। मैंने आपको सारे ग्रंथों की लिस्ट लिखवा दी थी। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको त्रिपिटक बोला जाता है। तो त्रिपिटक वो आपके ग्रंथ हैं। महावीर स्वामी को आपके जिन क्यों बोला जाता है? जिन का मतलब आपके महावीर स्वामी को पाली भाषा में, या सॉरी प्राकृत भाषा में क्या बोला गया था? तो इसका बोला गया था कि जो अपने इंद्रियों को जीत ले उनको जिन कहा जाता है। जितेंद्रिय बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, तो जितेंद्र उनको आपके जिन बोला जाएगा प्राकृत भाषा में। अब अगले यानी जो आज की शिफ्ट है उसमें देख लेते हैं आपका क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो 15 नवंबर के आपके फटाफट भाई, मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में चला गया था क्योंकि आपके आगे के क्वेश्चंस वैसे हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको एक बार देखना। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि आपके आर्टिकल 15A तक आप ज़रूर याद करके जाना। ठीक है, तो आपके सीधा सीधा पूछ लिया कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल्स में। कल को हो सकता है कि आपसे कल की शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य आपके कौन से वाले मौलिक कर्तव्य इसमें से नहीं है। अगर बहुत टफ बनाएगा तो जरूर पूछ लेगा। तो कौन कौन से हैं? तो भाई व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य आपके कौन से आर्टिकल्स में है? तो आपके 51A में है संविधान के, ध्यान रखना। उन्होंने आपसे सीधा पूछ लिया था कि व्हाट इज आर्टिकल 243 रिलेटेड टू। ठीक है, तो बच्चे आपसे अभी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग इसको या तो कभी रटे होते, तो जैसे इसको मैंने 143 आपका सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 243 तो ये जो डिजिट्स हैं ये किससे रिलेटेड है? तो भाई ये आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड है। पर 243 में ओ तक किससे रिलेटेड है? तो ओ तक आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, और ओ के बाद जो है पी से लेके आपके WH तक, सॉरी वो आपके कहाँ तक है? WH तक है। ठीक है, आर्टिकल 243W, फिर वहाँ से आपके Z तक, फिर Z के बाद फिर वो आपके कैसे शुरू हो जाएगा? फिर वो आपके ZA, ZB, ZH, तो ऐसे करके वो आपका चलेगा। तो वहाँ तक आपके किससे रिलेटेड है? तो वो आपके म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि आपके जो यहाँ पे जैसे आपके ग्राम सभा और पंचायत चलती है वैसे आपकी नगर पालिका चलती है, तो आपके नगर पालिका से रिलेटेड है। अगला है आर्टिकल 350B, किससे रिलेटेड है? तो भाई ये आपके जो विशेष अफसर होते हैं आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, उससे रिलेटेड। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आई मीन आप लोगों को रट जाना चाहिए कि 350B कौन से आर्टिकल से है। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम लोगों ने क्लास में किया था कि आपके पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक में आपका मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, और ये जो है आपका त्यौहार ये आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मत करके आ जाना, आंध्र प्रदेश है इसका ऑप्शन। व्हाट इज द 99th अमेंडमेंट? अच्छा, एक आपने 99वां संशोधन हुआ था जिसको आपके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कहा था कि देखो भाई ये जो संशोधन है ये आपके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको आपके
जो ये संशोधन है इसको अमान्य कर देंगे। पर वो जो संशोधन आपसे पूछा गया तो 99वां संशोधन कौन सा था, तो आप लोगों को कुछ संशोधन जरूर पता होने चाहिए। इसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी कि आपके राष्ट्रीय न्यायपालिका समिति थी आपके, मतलब अपॉइंट करने की समिति थी। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या पता चल जाएगा भैया। 99 जो था वो आपके एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजेस को नियुक्त करने के लिए आपके एक समिति बनाई गई थी, ये था 99वां संशोधन। 100वां क्या था, तो बच्चे इससे ना आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो आपके कुछ बॉर्डर्स थे उनको एक्सचेंज किया गया था, कि मतलब मेरे बॉर्डर्स तुम ले लो, तुम्हारे बॉर्डर्स मैं ले लेता हूँ। 101 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीएसटी था। ठीक है, 102 आपके किस चीज़ के लिए था, 103 आपके किस चीज़ के लिए था, ये सब आपको पता होने चाहिए। 104 आपके किस चीज़ के लिए था, तो 102 103 आपके ईडब्ल्यूएस जो अभी आपका कोटा आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको आपके 10% मिलता है, उस चीज़ के लिए था। 104 आपके किस चीज़ के लिए था, तो ये आपके यहाँ पे नेशनल कमीशन, सॉरी 102 आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए था। ठीक है, यानी कि संवैधानिक जो आपकी संस्था बना दी गई थी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। 104 और 105 आप लोग एक बार खुद ज़रा थोड़ा सा रिसर्च करना, मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लिख दूंगा तो फिर आप लोगों को ये रट पाओगे, मतलब रट नहीं पाओगे, याद नहीं रहेगा। एक बार खुद से सर्च कर लोगे तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसमें से आपके एक में हटा दिया गया है एक पद को, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ, मतलब रिजर्वेशन में से एक चीज़ को हटाई गई है, इतना मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ 105 के लिए। 104 आप लोगों के लिए खुद करके आना। ठीक है, रिजर्वेशन है 105 में, किस चीज़ का है वो आप लोग देख लेना, और इसी के साथ साथ कौन सा वो चीज़ है जिसको हटाया गया है। ठीक है, चलो तो अगला चलते हैं। व्हाट इज दस 40, अगेन आपका 42वां संशोधन बहुत बार पूछा गया, कल भी मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। ये आपके डायरेक्ट पूछ लिया गया, व्हाट इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 नोन एज, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2022 में किसको आपके संगीत नाटक अवार्ड में आपके दिया गया था। ठीक है, राइट, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग हम लोगों ने लिख दिया, बिकॉज ऑप्शंस कोई अभी बच्चा अच्छे से बता नहीं पाया, तो इसलिए। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ नर्तकी नटराजन। ठीक है, तो नर्तकी नटराजन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। कौन है ये शख्स हैं जो आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। हु इज द हाईएस्ट, मतलब वेयर इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 0 से 6 साल, कहाँ पे आपके सर्वाधिक 0 से लेके 6 साल के बच्चों के लिए है। तो अगर आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर ये आपसे पूछ ले कि आपका जो लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो है, तो सबसे ज़्यादा 0 से 6 साल के बच्चों का, यानी लड़का लड़की में जो समानता है वो कहाँ पे है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। हु वॉज इन्वाइटेड बाय एलिजाबेथ फॉर द 2022 अवार्ड, तो बच्चे जो लास्ट ईयर जो आपके एलिजाबेथ थी रानी, ठीक है, उन्होंने आपके क्या नाम है 2022 के अवार्ड के लिए किसको बुलाया गया था, तो आपके अजय पिरामल है। इनके बारे में कभी टाइम मिले तो सर्च करना, बहुत खास, बहुत बहुत बेहतरीन शख्स हैं, पर अभी हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम लोग बाद में करेंगे। ये आपके फिर एक कोई शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने आपके क्या नाम है इसको बनाया था, मौर्य में आपके हरा दिया गया था, और फिर आपके पुष्यमित्र शुंग आए थे। तो यही है, अगर और कुछ होगा तो आप देख लेना। और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर अलेक्जेंडर्स इन्वेशन विच डायनेस्टी रूल्ड, तो भाई आपके देख रहे हो जी, फिर से मौर्य वंश से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि सिकंदर आ जाता है, तो उसके लिए आपके फिर कौटिल्य, या फिर जो आपके विष्णुगुप्त जिन्हें बोला जाता है, या जो तो ये जो थे आपके कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य जो हैं वो आपके जाते हैं घनानंद के पास, और घनानंद से कहते हैं कि भाई आ चुका है हमारे, मतलब जो सिकंदर है हमारे यहाँ पे आ चुका है, और आप यहाँ पे भोग विलासिता में ही हो, और उनको वहाँ से कह के भगा दिया जाता है। इसीलिए वो कहता है शिक्षक किसी के अधीन नहीं होता, और ऐसे करके गुस्से में आपकी बहुत शानदार डायलॉग है, आप लोग इसको सुनना चाहो तो सुन लेना। बट यहाँ से अब आपका क्या चीज़ बताने की है, तो वो ये चीज़ बताने की है कि अलेक्जेंडर जब आया और लूट के ले गया, तो आपके राजा वहाँ पे कौन थे जो लड़े थे, तो उनका नाम था आपके पुरु, या फिर हिंदी में पुरु, इंग्लिश में पोरस। ठीक है, तो पोरस वो आपके राजा थे, जो कि आपके झेलम नदी के किनारे, हाइडस्पेस इसको बोला जाता है, आपके हाइडस्पेस, मतलब ग्रीक वर्ड्स में हाइडस्पेस लिखा गया, बैटल ऑफ हाइडस्पेस, या झेलम नदी के किनारे जो युद्ध होता है आपका, वहाँ पे जो आपके राजा पुरु थे या पोरस, उन्होंने आपके हरा दिया था सिकंदर को। हराया नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं टाई हो गए थे, कुछ कहते हैं आपके सिकंदर युद्ध जीत जाता है। पर उस समय आपके उसके तुरंत बाद ही घनानंद को हरा के आपके कौन आता है राज करने, तो वो आपके मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं।
अब आपका पहला पैरा ओलंपिक्स आपके कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये आपके बच्चे 1960 रोम में हुआ था, ठीक, रोम इटली। पंकज चरण दास ये आपके किससे रिलेटेड है? अगर पंकज उदास होता तो भैया पंकज उदास आपके गजल गायक हैं, और अगर पंकज चरण दास की चिट्ठी आई है तो ये आपके पंकज उदास ने गाया है, ठीक है। पंकज चरण दास अगर आपसे पूछा गया तो ये आपके उड़ीसी डांस, उड़ीसी जो उड़ीसा का डांस है उससे रिलेटेड है। आपसे जाकिर हुसैन के बारे में पूछा है कि बच्चे जाकिर हुसैन कौन है, तो वाह ताज वाले जो अगर आपने देखे होंगे तो आपके जाकिर हुसैन है, तबला प्लेयर हैं वो आपके, ठीक है। वेयर इज द विंटर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये बच्चे आपके विंटर फेस्टिवल एक आपके शीत ऋतु का त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है? आपके राजस्थान में मनाया जाता है, बढ़िया ऊँट ऊँट के साथ मनाया जाता है, ठीक। वेयर इज द मस्टर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कि भैया आपके जो ये सरसों से रिलेटेड जो आपके त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? यूपी में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू 2019 हाउ मेनी जजेस आर देयर? अभी मैंने आपको बताया था कि 2019 में आपको पूछा गया है, तो 33 आपके जज हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अभी आपका चेंज नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट इज द आर्टिकल 25 रिलेटेड? तो भाई ये आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? तो देखो आर्टिकल 25 और 26 का एक क्वेश्चन आएगी। 26 जो होता है वो आपके आर्टिकल 25 को ही क्या करता है, बहुत ज्यादा पावर देता है, शक्ति देता है। आर्टिकल 25 क्या है? ये है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशनल, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बारे में सोच सकते हैं, हम रिलीजन को अपने प्रोपगेट कर सकते हैं, हम अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने रिलीजन का। हम कुछ भी चाहें, कैसे भी चाहें, सोचने की आज़ादी, मतलब सोचने की जो यहाँ पे आज़ादी है वो आपके कॉन्शियंस से रिलेटेड है, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। अगला, इसको शक्ति कौन देता है? तो अनुच्छेद 26वां है, अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। हु लेड फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न फ्रंट इन द बैटल ऑफ बक्सर? देखो अब यहां पे ना आपके, क्योंकि ऑप्शन किसी को पता नहीं था, बट मैं आपको एक चीज हाँ बता देता हूं कि मीर कासिम मैंने कई बार बच्चों को करवाया है कि लेट्स से साउथ ईस्टर्न फ्रंट क्या हो सकता है। लेट्स से अगर ये आपका बक्सर है, बक्सर आपके बिहार में है, ठीक है, दिस इज योर बक्सर। दिल्ली में कौन बैठा था? तो यहां पे आपका शाह आलम द्वितीय बैठा था, ठीक है। उड़ीसा में कौन बैठा हुआ था? तो उड़ीसा में था आपके मीर कासिम। आपके अवध में कौन बैठा था? तो इसका नाम आपका था शुजा उद दौला, ठीक है, ये आपके अवध में था, यहां मीर कासिम था। और भाई बंगाल में कौन बैठी हुई थी? तो बंगाल में पूरी की पूरी बैठी थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तरफ आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपके दिल्ली यानी शाह आलम द्वितीय, प्लस आपके अवध यानी कि शुजाउद्दौला, प्लस आपके उड़ीसा यानी कि आपके मीर कासिम। तो क्या पूछा गया कि दक्षिण पूर्व में कौन था आपके, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया कि आप में दक्षिण पूर्व में कौन था, तो आप आई मीन एक सेंटर डायरेक्शन देख लो। अब आप यहां से देख लो ईस्ट में कौन हो जाएगा, लेट्स से दिस इज योर ईस्ट, ये आपका नॉर्थ है। तो आपके दक्षिण पश्चिम में कौन बैठा हुआ है? तो भाई ये रहा आपका शाह आलम दिल्ली में। दक्षिण पूर्व में कौन बैठा है? तो मीर कासिम। पूर्व में कौन बैठा है? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपके अगर हम लोग उत्तर पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो यहां कौन बैठा हुआ है? तो यहां पे आपके अवध का नवाब शुजाउद दौला बैठा हुआ है, ठीक। सॉरी, उत्तर पूर्व में तो आपकी लड़ाई हुई, उत्तर में अगर हम लोग मान लो ऐसा मान लेते हैं कि उत्तर है, उत्तर में आपके शुजाउद दौला बैठा हुआ था अवध में, ठीक है। अब बक्सर कहां पे पड़ जाएगा? फिर आपके उत्तर पूर्व में पड़ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाएगा, बस इतना ही है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपके भाई खुशवंत सिंह हैं, इन्होंने आपके कई बार ट्रेन टू पाकिस्तान जो एक किताब है ये आपकी लिख रखी है, ठीक है। और इसमें आपके वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पार्टीशन के टाइम पे आपके किस किस तरीके से जो पूरे मारकाट चली थी, जो मैसाकर, जो आपका हत्याकांड हुआ था, वो किस किस तरीके से हुआ था, कितना दयनीय सीन था, वो सब चीज़ें आपकी बताई गई। तो खुशवंत सिंह इसके आपके राइटर हैं। आर्टिकल 38 आपसे पूछा गया है कि किससे रिलेटेड है, तो आपका जो आर्टिकल 38 है वो आपके, अगेन मैंने आपको भी बताया था कि भाई वेलफेयर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 38 और 39 है, ये आपके वेलफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। और इन आर्टिकल्स पे आपके डीपीएसपी आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से ऊपर हो जाएगी अगर सरकार इन पे कानून बनाने पे आती है तो। ऑथर कौन है बच्चे? एस अगेंस्ट ऑड्स। तो देखो कल आपके साइना नेहवाल से पूछा गया था, आज आपके सानिया मिर्जा से पूछ लिया गया। यानी जो खिलाड़ी जितनी भी पुस्तकें लिख रहे हैं, मैंने कल इसलिए आपको मैरी कॉम लिखवा दिया था, ठीक है, कि अनब्रेकेबल करके मैंने लिखवाया था। तो मैरी कॉम है, कल को अगर आ जाए तो टिक कराना। एस अगेंस्ट ऑड ये आपके सानिया मिर्जा हैं, आपको पता होना चाहिए। कीमोथेरेपी से पूछा गया कि भैया कीमोथेरेपी आपके किस में यूज होती है, तो आपकी जो कीमोथेरेपी है वो आपके कैंसर में यूज होती है। और अगर मान लो कल के आपको इससे डॉक्टर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर कौन है, तो बच्चों डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कैंसर के डॉक्टर को, तो उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, तो वो ऑन्कोलॉजी हो जाएगी। यानी कि ऑन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की जो पढ़ाई होती है आपकी
उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है, उस डॉक्टर को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। कीमोथेरेपी जो है आपका, वो आपका कहाँ यूज होता है, तो भाई वो आपका कैंसर में यूज होता है। ठीक है, अब भाई ये आपसे पूछी गई है कि आपके, मैंने कई बार यहाँ पे बच्चों को इस चीज़ को पूरा नोट डाउन भी करा दिया था कि लेट्स से आपके जहाँ कहीं भी, अगर आपके गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहाँ कहीं भी आपकी मूर्ति की स्थापना होती है मंदिर में, तो मैंने पूरी चीज़ें आपकी बनवाई भी थी यहाँ पे क्लास में कि ये आपके लेट्स से, ये अगर आपके दक्षिण है तो वहाँ पे ऐसे विमान बन जाएगा, यहाँ पे आपके गर्भगृह में मूर्ति होगी, फिर ये आपका भाई मंडप, अर्ध मंडप, ये सब हो जाएगा। नगर स्टाइल में यही चीज़ क्या हो जाएगी, शिखर आपका ऐसे बन जाएगा और उसके ऊपर आमलक वगैरह बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो भाई ये आपका मंडप हो जाएगा, ये आपका अर्ध मंडप हो जाएगा, सॉरी ये आपका महामंडप हो जाएगा, ये आपका सिंपल मंडप हो जाएगा, और ये वाला आपका अर्ध मंडप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ये आपका क्या है, तो इसको बोलते हैं आपके गर्भगृह। इंग्लिश वालों के लिए इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। ठीक, अब एक नॉर्मन बोरलॉग, ये आपके किससे रिलेटेड है बच्चे, मतलब ये आपसे जगह पूछी गई कहाँ के थे, तो ये आपके रिसर्चर थे, ये आपके यूएसए के थे, सॉरी रिसर्चर नहीं थे, नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपके यूएसए के थे। अब अगला आते हैं कि भाई आपके आर्टिकल 94 किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू व्हाट। अभी आपसे ना काफी यूनिक पूछ ले भाई आर्टिकल 94 बताओ, जनरली ये पता नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे तो आपके कौन है ये, तो ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पे जो पूरी बात की जाती है वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष, जिनको स्पीकर बोला जाता है, उपाध्यक्ष, इनकी आपकी बात की जाती है यहाँ पे कि किस तरीके से किसको रेजिग्नेशन देंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन एक और आ जाता है कि जो स्पीकर है अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर या उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको दे देगा, तो आपके स्पीकर को दे देगा। अगर कभी हटना होगा तो त्याग पत्र स्पीकर को देगा, स्पीकर आपके डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रब करते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं बच्चों, धैर्य बना के रखना बस। पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, तो भाई पार्ट 6 आपके डायरेक्टली पूछ लिया गया है। पार्ट 1 आपका किस लिए है, तो यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। पार्ट 2 किस लिए, सिटीजनशिप से है। पार्ट 3 किस लिए है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 किस लिए है, तो आपका डीपीएसपी से है। पार्ट 4A किससे रिलेटेड है, तो वो आपका इससे रिलेटेड है, क्या नाम है, मौलिक कर्तव्यों से या फंडामेंटल ड्यूटीज से। पार्ट 5 आपका किससे रिलेटेड है, तो आपका यूनियन से रिलेटेड है पूरा का पूरा। और बच्चे पार्ट 6 किससे रिलेटेड है, तो आपका राज्य या स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो बच्चे आपकी जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर चलती है, जैसे आपके राणा टिग्राना, ठीक है, मेढक को बोला जाता है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रेस आपके शेर और बाघ को बोला जाता है। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का फाउंडर कौन है, तो इसका जो फाउंडर है उनका नाम है लीनियस इसके फाउंडर हैं। नेशनल इनकम कल भी मैंने आपको बताई थी और आज भी यही। तो आपके एक क्वेश्चन आया जो कि एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, शायद हो सकता है नेशनल इनकम पूछी गई हो कि क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को जब जीडीपी कैलकुलेट करना बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि देखो जीडीपी आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये आपके कंजम्पशन है, इसमें आपने गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने हैं, और इसी के साथ साथ आपके CIG, ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। इसी के साथ साथ बच्चे आपके नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा आपके। तो इसको लेट्स से हम लोग ऐसे लिख देते हैं, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसी में अगर हम और ये जोड़ दें कि जितने विदेशियों को लेट्स से हम लोग फॉरेन लिख देते हैं, ठीक है, जितने फॉरेन या विदेशी हमारे भारत में आके आपके कुछ भी कारोबार किए हैं तो उनको हम लोग माइनस कर देंगे, और जितने डोमेस्टिक, जैसे हमारे यहाँ के रतन टाटा बाहर जैगवार कंपनी जाके खरीद लेते हैं, ठीक है, और वहीं से कारोबार चला रहे, तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये आपका CIG प्लस X माइनस I यानी नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपका आयात और निर्यात। ये आपका डोमेस्टिक रूप से कितने लोगों ने बाहर आपके खर्च, मतलब कुछ भी फैक्ट्री वगैरह बनाई है, क्या प्रोडक्शन की है। और ये आपका F क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा फॉरेन लोग कितने आपके आए हैं और इंडिया में आके बनाए हैं। तो उसको कैलकुलेट कौन करता है, तो कल भी हमने देखा था कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, जो कि आपके कौन से मंत्रालय के अंदर है, मॉस्पी के अंदर है। मॉस्पी है जो बच्चे आपके जनगणना भी करती है। तो पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें।
नाउ विच आर्टिकल इज फर्दर स्ट्रेंथन्स, आर्टिकल 25, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है कि जितने भी रिलीजियस अफेयर हैं वो हम खुद मैनेज करें। अगर वक्फ बोर्ड है तो वक्फ बोर्ड का आपका जो मैनेजर है वो हिंदू नहीं होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके हिंदू टेम्पल है तो उसका मैनेजर वहाँ पे आपके, यहाँ धर्मनिरपेक्षता मतलब जहाँ कहीं भी आपके रिलीजन की बात है तो उसमें उनको फुल छूट मिलनी चाहिए। वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म के चलते ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ अगर आपका जैसे हिंदू मंदिर है तो वहाँ पे आपके मुस्लिम ये होने चाहिए जो मैनेजर्स हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए बस। अब आपके एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं बच्चे, तो 32 हो गया। बस वही है, द राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा भाई, ये मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि 1296 में ही आपके उसके बाद 1310 के बाद, ठीक है 20 साल के लिए था, मलिक कफूर बिन्ते दिल मिसरिया में, अगर आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी वाली वो पद्मावती देखी है तो मलिक कफूर जो है उसको भेजा गया था आपके दक्षिण में पूरा का पूरा कैंपेन करने के लिए, और ये वहाँ से हालेबिट जीत जाता है, होयसाला जो कि आपके केरल, वहाँ से हालेबिट वगैरह पूरा जीत जाता है। बस आपका वेम्बनाड एक डिस्ट्रिक्ट था केरल का, तो वहाँ पे सिर्फ आपके इस बार भी नहीं जीत पाए हैं कोई। ठीक है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसकी बात की जा रही है। वैसे उस टाइम पे भी आपका जो केरल है, केरल नहीं जीत पाते हैं वेम्बनाड डिस्ट्रिक्ट, बट उससे ऊपर जितना भी पोर्शन था सारा आपका अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। और दक्षिण का जो आपका पूरा कैंपेन था किसने लड़ा था, वो आपके मलिक कफूर जो कि उसका दास था उसने लड़ा था। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये आपके कई बार क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है आपका। और ये आपका क्या है, इनके जो आंसर, उसका जो आंसर है वो कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये आपके श्री रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और इन्होंने आपके सबसे पहली बार 1856 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1856 या 57 में इन्होंने आपके क्या नाम है, पहली बार सिविल सर्विसेज जो उस टाइम पे था उसको क्लियर कर लिया था। और उसको क्लियर करने के बाद आपके क्या नाम है, पहले हमारे सिविल सर्वेंट बने थे इंडिया के। ऐसे आपके सुभाष चंद्र बोस भी थे, ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 लाए थे, और वो भी आपके सिविल सर्वेंट बने थे। ठीक है, पर उन्होंने बाद में त्याग दिया था। वेयर वॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉर्म, आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी कल का क्वेश्चन है आपका, एनी बेसेंट का है, कहाँ बनी थी, तो ये आपकी न्यूयॉर्क में बनी थी, 1875 में बनी थी एनी बेसेंट। फिर ये बाद में आपके 1882 में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है मद्रास में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मद्रास में, अडेयार में, चेन्नई मद्रास में आपका शिफ्ट हो जाता है। कौन सा स्टेट है जो कि आपके ड्रिप इरिगेशन करता है, तो ड्रिप इरिगेशन करने वाला जो स्टेट है वो आपका क्या है, मेघालय है। आशा करता हूं कि यहां तक आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। समवेयर अगर जोड़ा जाए तो 36 ऑलमोस्ट अराउंड 105 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं बच्चों 3 दिन के मिला के। यह आप लोगों की काइंड ऑफ महा मैराथन क्लास भी हो सकती है, जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा। 1-1.5 घंटे की क्लास है, 1.5x 2x पे आप लोग सुनना इसको। ठीक है, जो हो स्क्रीनशॉट ले लेना, और ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय बाय।